अब हम पढ़ेंगे कृषि एवं संबंध क्षेत्र, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, जो क्षेत्र में आएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र मतलब प्राइमरी सेक्टर में आता है। प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है कौन? कृषि, भारतीय अर्थव्यवस्था के मामले में। कृषि एवं संबंध क्षेत्र से तात्पर्य है खेती, मत्स्य पालन, पशुपालन, बागानी, जो बागवानी होता है वो सारे आ जाएंगे। भारतीय संविधान में कृषि को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? तो हम जानते हैं राष्ट्र सूची के अंतर्गत रखा गया है। तो 7वीं अनुसूची के तहत देखा जाता है कि 3 सूची है। 3 अनुसूची है। पहला तो संपत्ति सूची, केंद्र सूची और एक राष्ट्र सूची। 3 सूची है जिसमें केंद्र और राज्य हुए, और संपत्ति सूची में दोनों के बीच का काम करता है संपत्ति सूची, ये हम जानते हैं। लेकिन कृषि हमारा अगर पूछेगा तो राष्ट्र सूची में लगाइएगा। और कौन सी सूची के तहत ये रखा गया है? तो 7वीं अनुसूची के तहत राष्ट्र सूची में रखा गया है। अगर बात करेंगे केंद्रीय बागवानी संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो नागालैंड में अवस्थित है। कहाँ है? नागालैंड में। अगर पूछे केंद्रीय बागवानी, अगर पूछे संस्थान, अगर पूछे तो नागालैंड को टिक लगाइएगा, ये सही आंसर है। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना जो है किसकी अध्यक्षता में की गई थी? आपसे ये सवाल पूछता है तो दंतवाला जो है उनकी अध्यक्षता में की गई थी। पूरा नाम है प्रोफेसर एम.एल. दंतवाला। उन्हीं की अध्यक्षता में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी। कृषि मूल्य आयोग का नाम परिवर्तित करके कृषि लागत और मूल्य आयोग कब किया गया, बता सकते हैं? तो हम बताएंगे 1985 में किया गया था, मतलब 1985 में किया गया था, जिसे हम CACP बोलते हैं, शॉर्ट में CACP बोलते हैं। चलिए ये तो हम समझ गए। अगर देखा जाए कृषि मूल्य आयोग जैसे एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन जिसे बोलते हैं की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हम जानते हैं 1965 में हुआ था। और जब 1965 में हुआ था तो उस समय अध्यक्ष के हिसाब से जो थे एम.एल. दंतवाला थे, और इसका नाम परिवर्तित करके CACP कब कर दिया गया? तो 1985 में कर दिया गया। क्लियर हो गए? कोई दिक्कत नहीं ना? अगर पूछे कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जिसे हम CACP बोलते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हम बताएंगे नई दिल्ली में। न्यू दिल्ली जो है हमारा, न्यू दिल्ली में। अगर बात करेंगे कि भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स, ठीक है, जोन्स की कुल संख्या कितनी है? तो हम बताएंगे 20 है। अब यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा सवाल है कि भारत के सकल मूल्य वर्धन जिसे हम शॉर्ट में GVA बोलते हैं में जो है कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्र का अंश अगर पूछे कितना प्रतिशत है सिर्फ कृषि के मामले में, तो 18.3% है। और ये कौन सी ईयर्स का है? ईयर का मतलब कौन से वर्ष का? तो 2022 और 23 का है। यही 23 और 24 का देखिएगा तो 17.7% है। अब ये बताइए 23 और 24 का समझ के 24 और 25 का बताइए, प्लीज कमेंट कीजिए। करंट अफेयर तो देख ही रहे होंगे, जरूर करेंगे। अगर बात करें भारत के कृषि शाख जिसे एग्रीकल्चर क्रेडिट बोलते हैं के संस्थागत स्रोत का जो है घटता हुआ क्रम क्या है? अगर मान लीजिए भारत में जो है एग्रीकल्चर क्रेडिट है उसका संस्थागत है ना जी, उसका घटते हुए क्रम में बताना है तो वाणिज्य बैंक आगे होगा, फिर सरकारी बैंक होगा, तब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होगा, ऐसे क्षेत्रीय बैंक, फिर सरकारी बैंक, तब वाणिज्य बैंक, है ना? तो ये हो गए। चलिए ये तो हम समझ गए। अगर मान लीजिए कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जिसे CACP बोलते हैं द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसे MSP बोला जाता है कि संस्तुति वर्ष में कितनी बार की जाती है? तो 2 ही बार, वर्ष में 2 बार की जाती है, मतलब 6-6 महीने वाला, ऐसे याद रखिएगा। चलिए क्लियर हो गए। अगर मैं बात करूं राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन, ठीक है, विपणन सहकारिताओं जिसे एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कोऑपरेटिव जिसे हम कृषि विपणन सहकारिता कहते हैं या सहकारिताओं के लिए कहते हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर होता है। या अगर शीर्ष संगठन पूछे कौन सा है तो हम बताएंगे नेफेड। कौन है? नेफेड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेफेड। कृषि के मामले में नेफेड को ऐसे लगा दीजिएगा। अब और जान लीजिए भारत में कृषि श्रम शक्ति, ठीक है, जिसे लेबर फोर्स बोलते हैं, को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है तो लगभग 60% रोजगार जो है प्रदान करता है। समझ गए? अब देखिए बजट अगर 2024 और 25 के हिसाब से देखेंगे कृषि के मामले में, तो भारत सरकार ने संपूर्ण वित्त वर्ष हेतु कृषि एवं संबंध जो क्षेत्र है, जो अन्य क्षेत्र है,
आपका पशुपालन, मत्स्य पालन ये सब आ जाएँगे, है ना? के लिए जो है 1.52 लाख करोड़ का प्रावधान किया है। कब? 24 और 25 का बजट के हिसाब से। अब 25 और 26 के बजट के हिसाब से आप कमेंट करिए। प्लीज़ करंट अफेयर तो पढ़ ही रहे होंगे, प्लीज़ करिएगा। लीजिए एक पॉइंट जान लीजिए कि यूएनडीपी यूएनडीपी ने प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन को आर्थिक परिस्थितिकी का पिता मतलब फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी कहा है। ठीक है? याद रखिएगा। स्वामीनाथन को कहा गया है, यूएनडीपी ने कहा है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी, जिसे नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट कहा जाता है, जिसे हम पूरा नाम से अगर शॉर्ट में देखें तो NAAARM, मतलब एन से हो गया नेशनल, ए से हो गया एकेडमी और ए से हो गया एग्रीकल्चर, आर से होगा रिसर्च, एम से हो गया मैनेजमेंट। तो आप समझ गए राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी जो है कहाँ स्थित है, तो हम बताएंगे हैदराबाद में। अच्छा, हैदराबाद में है? हाँ जी, हैदराबाद में है। अगर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, जिसे नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन कहा जाता है, इसके अंतर्गत जो है चावल, गेहूं, दलहन, मोटे अनाज, वाणिज्य फसलें, कमर्शियल क्रॉप्स सब सम्मिलित होते हैं। किसमें? नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के तहत होते हैं। ये समझ गए कि राष्ट्रीय भूमि जो अभिलेख है आधुनिकीकरण, जिसे नेशनल लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन बोलते हैं, कार्यक्रम जो है कब प्रारंभ किया गया था, तो हम बताएंगे वर्ष 2008 में शुरू किया गया था। 2008 में क्या शुरू किया गया? राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण किया गया था, जिसे हम मॉडर्नाइजेशन भी बोलते हैं। अगर आपसे पूछे 1 हेक्टेयर से कम कृषि भूमि क्या कहलाता है, तो सीमांत जोत कहलाता है, मार्जिनल लैंड होल्डिंग बोला जाता है। ये जरूर ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूँ और क्या बात करूँ, तो चलिए बताते हैं। तो देखिए, गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत को कौन अनुमानित करता है, तो आर्थिक मामलों को या आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल ये समिति करता है। देखिए, भारत में जो है विश्व कृषि जनगणना कार्यक्रम के अंतर्गत प्रथम कृषि जनगणना, जिसे फर्स्ट एग्रीकल्चरल सेंसस बोलते हैं, वर्ष 1970 में की गई। प्रथम कृषि जनगणना जो हुआ था कब हुआ था, तो 1970 बता देना है, जिसे हम फर्स्ट एग्रीकल्चर सेंसस बोलते हैं। तत्पश्चात अगर देखें तो प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर 3 चरणों में जो है कृषि जनगणना संपन्न कराई जाती है, मतलब सेंसस कराई जाती है। मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम किस राज्य द्वारा लागू की गई थी, तो हम बताएंगे कर्नाटक द्वारा लागू की गई थी। तो आपसे पूछेगा मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम किस राज्य द्वारा लागू की गई थी, तो कर्नाटक राज्य द्वारा शुरू की गई थी। चलिए देखिए, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय मतलब नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, जिसे हम बोलते हैं NSSO। तो N से होता है नेशनल, S से होता है सैंपल, ठीक है, S से होता है सर्वे और O से होता है ऑफिस, इसी को शॉर्ट में NSSO बोला जाता है। कि वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार क्या हुआ, ग्रामीण परिवारों कृषि में विनियोजित परिवारों का प्रतिशत कितना है, तो हम बताएंगे 57.8% है। किसके तहत, तो NSSO के तहत 2019 में ये आंकड़ा इसके अनुसार बताया गया था कि विनियोजित परिवारों का अगर प्रतिशत है तो 57.8% है। ठीक है, तो यही है सुखी परिवार रहे, इस तरह का क्षेत्र में ध्यान रखने की बात कही गई थी। और बात करें तो राष्ट्रीय कृषि तकनीक परियोजना का पोषण भारत में जो है किस अंतरराष्ट्रीय वित्त प्राधिकरण, जिसे इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसी के द्वारा होता है, तो हम बताएंगे विश्व बैंक द्वारा होता है। भारत सरकार ने किस लिए कीमत स्थिरीकरण कोष, जिसे प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड की स्थापना करने ने लिया, तो चाय, कॉफी, रबड़ और तंबाकू की कीमतों को स्थिर रखने हेतु किया गया। तो चाय के लिए, कॉफी के लिए, रबड़ के लिए, यहाँ तक कि तंबाकू की कीमत को स्थिर रखने के लिए रखा गया। और ये भारत सरकार द्वारा रखा गया है, जो कि कीमत स्थिरीकरण कोष के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना करने ने लिया गया है, जिसे हम इंग्लिश में प्राइस स्टेबिलाइजेशन
स्टेबलाइजेशन बोलते हैं, स्टेबलाइजेशन फंड बोला जाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, जिसे नेशनल फूड सिक्योरिटी बोला जाता है, किस वर्ष आरंभ किया गया या प्रारंभ किया गया था? तो हम बताएंगे 2007 और 8 में किया गया था। 2007 और 8 में क्या किया गया? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू किया गया था, जिसे नेशनल फूड सिक्योरिटी बोलते हैं, NFS बोला जाता है शॉर्ट में। चलिए, कृषि लागत और कीमत आयोग, मतलब कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस, जिसे CACP बोलते हैं। क्लियर हो गए? तो CACP का अगर फुल फॉर्म बोल दे तो क्या बताइएगा? C से कमीशन, फॉर A से एग्रीकल्चर, C से फिर बताइएगा कॉस्ट एंड P से प्राइस। यही CACP आएगा। CACP का जो है क्या है? फुल फॉर्म है, जिसे हम कृषि लागत और कीमत आयोग बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो याद रखना है कि CACP वर्तमान में न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसे हम MPS बोलते हैं, ठीक है, के अंतर्गत कुल जो है 23, मतलब 22+1 है, फसलों के मूल्यों की घोषणा करता है। कितने करता है बताइए? MSP के अंतर्गत अगर देखें तो कितना करता है? तो 23 फसलों का मूल्यों की घोषणा करता है, दाम का घोषणा करता है, जिसमें से आपको इसमें बांटा हुआ है 23 में से 7 अनाज, ठीक है, और 5 दलहन का नाम, 7 तिलहन का नाम, और 4 वाणिज्य फसलें, जो कि बेचने वाली फसलें होती है, 4 उसकी। ठीक है, तो ये 7, 5, 7, 4, ये सब जो है क्या है? जिस पे फसल का मूल्य लगता है, ठीक है, घोषणा की जाती है, वो भी न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत। याद रखिएगा, MSP के तहत। यहाँ पे नफेड का नाम सुने होंगे, नफेड, जिसका भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ बोला जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ बोला जाता है, जिसे हम शॉर्ट में नेफेड बोलते हैं। किससे संबंधित है? तो कृषि विपणन से संबंधित है। अरे, कृषि से एग्रीकल्चर से संबंधित है, इसमें सोचना क्या है ना? नेफेड जो है कृषि से संबंधित है, हम जानते हैं। और अगर पूछिए कि भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ स्थित है? तो झांसी में स्थित है। सरकार खाद्य पदार्थ का क्रय जो है किस मूल्य पर करती है? तो हम बताएंगे अधिप्राप्ति मूल्य पर करती है। किस पे? अधिप्राप्ति मूल्य पर, अधिक प्राप्ति मूल्य पर ही करेगा ना। चलिए, कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो हम बताएंगे 8वीं पंचवर्षीय योजना में ये बात कही गई थी। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी, ये हम जानते हैं। खाद्यान्न की जो खाद्यान्न है उसका अधिप्राप्ति, जो अधिक प्राप्त होता है, वितरण बांटने का, तथा भंडारण जो कि रखा जाता है भंडार में, करने वाली नोडल एजेंसी कौन है? बता सकते हैं? तो FCI है, फूड कॉर्पोरेशन इंडिया बोल दीजिए, या भारतीय खाद्य निगम बोल दीजिए। हाँ, ये सब काम जो है नोडल एजेंसी कौन सी है? तो वो है FCI है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद जो है, जिसे उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल बोला जाता है, कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में है, याद रखना है। देशों का जो है नवाबों का शहर कहा जाता है लखनऊ को, ये हम जानते हैं। प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ष 1987 में, कब? 1987 में भारत के कृषि वैज्ञानिक एवं हरित क्रांति के जनक प्रोफेसर M.A. स्वामीनाथन को प्रदान किया गया था। कब किया गया था? 1987 में किया गया था। और ये प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार है जो कि स्वामीनाथन को मिला था। क्यों मिला था? क्योंकि ये हरित क्रांति के जनक और कृषि वैज्ञानिक के जनक के रूप में जाने जाते हैं। आगे बात करेंगे तो भूमि विकास बैंकों द्वारा प्रदान किए जाने वाले कृषि ऋण की प्राकृतिक होती है कितनी? तो दीर्घकालिक होती है। मतलब भूमि विकास बैंक द्वारा जो प्रदान किए जाने वाली जो कृषि ऋण होता है, उसका नेचर जो होती है क्या होती है? तो दीर्घकालिक होती है, लंबी होती है, याद रखिएगा।
राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो हम बताएंगे गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। तो गाजियाबाद है जो कि उत्तर प्रदेश में है और वहाँ पे क्या है? राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र है। भारत की औसत फसल गहनता जिसे एवरेज क्रॉप इंटेंसिटी लगभग कितनी है? तो 142% है। भारत की औसत अगर फसल की गहनता की बात करें, इंटेंसिटी की बात करें तो 142% बताएगा एवरेज औसत। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसे हम एमएसपी बोलते हैं, मिनिमम प्राइस बोल दीजिए, ठीक है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य अगर पूछे एमएसपी की अवधारणा की सिफारिश किस समिति द्वारा की गई थी? तो हम बताएंगे लक्ष्मीकांत झा समिति द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1965 में की गई थी, 1965 में। तो आपसे पूछता है कि 1956 में जो लक्ष्मीकांत झा समिति आया था उसमें क्या की गई थी? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा का सिफारिश किया गया था, वो भी भारत में। क्लियर हो गए? चलिए और भी जानते हैं। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर, हैंडबुक जो है ऑफ एग्रीकल्चर किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था या किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा, याद रखिएगा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा ये शुरू किया गया था, ICAR द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए इसका भी अगर देखा जाए तो यूपी में ही है। भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा रेनफेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम कब जो है आरंभ किया गया था? तो 2011-12 में किया गया था। 2011 और 12 में क्या किया गया? तो रेनफेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम शुरू किया गया था। ये भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे है कि कृषि उत्पादन में लकड़ी के हलों के स्थान पर लोहे के हलों का प्रयोग जो है पूंजी बढ़ाने वाले प्रौद्योगिकी प्रगति का उदाहरण है। पहले क्या होता था? लकड़ी का हल होते थे, लकड़ी से ही बना दिया जाता था। अब जो है लोहे का दे दिया गया है, लकड़ी में ही लोहे का हल लगा दिया जाता था। अब तो वो भी गायब हो गया, ट्रैक्टर हो गया, तो ट्रैक्टर के माध्यम से हो जाता है। राष्ट्रीय विश्व कृषि उपज योजना मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो निर्यात योग्य कृषि उत्पाद से है, उत्पाद से संबंधित है। किसी निजी क्षेत्र के बैंक ने जो है किसानों के लिए ई किसान धन ऐप प्रारंभ किया है। तो ई किसान धन ऐप जो प्रारंभ किया है वो कौन सा बैंक? तो HDFC बैंक ने किया है, बहुत अच्छी बात है। एशिया का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थित है? तो हम बताएंगे रांची में। वो रांची के कौन सा जगह पे? गेतला शुद्ध कृषि संस्थान मेजर एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। इसमें सिर्फ कैसे सवाल बनते हैं हम उस तरीके से पढ़ेंगे, अन्यथा नहीं पढ़ेंगे। देखिए अगर मान लीजिए पूछेगा कि हैदराबाद में कोई तो कृषि के लिए संस्थान खुला है ना जी, तो कौन सा खुला है बताइए, कौन सा इंस्टीट्यूट है? तो राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड, सब कृषि में ये सब में ही आ जाएगा, ठीक है, एग्रीकल्चर में ही आता है। तो राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड जो है हैदराबाद में खुला है। चलिए, मत्स्य मतलब मछली। अगर पूछे कटक में भाई, तो कटक में बताइएगा राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान है जी। नहीं जानते हैं? जानते हैं हम। कटक में जाइएगा ना तो आपको वहाँ पर ये राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान मिलेगा। अच्छा जी, ये बात है। तो आनंद में क्या मिलेगा? तो आनंद में आनंद मिलेगा। आनंद मिलेगा तो भारत डेयरी निगम एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है वहाँ। कहाँ? आनंद में। चलिए अब देखिए, मान लीजिए हम ये बताना भूल गए, कटक जो है उड़ीसा राज्य का हिस्सा है ना, उड़ीसा में है कटक, जो कि राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान है भाई। तो हो सकता है कटक की जगह पर उड़ीसा दे दे तो उड़ीसा टिक लगा के आ जाएगा। अब आनंद है, और जहाँ आनंद है तो मतलब जानते हैं दूधों का भंडार कहिए, ठीक है, तो कहा जाता है दूधों का शहर कहिए, आनंद को कहा जाता है। कहाँ है? जीटी में है, याद रखिए गुजरात में है। चलिए, ये बात तो हो गई। अगर पूछे भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान पूछे तो हम बताएंगे करनाल में। करनाल कहाँ? हरियाणा में। ये हो गए। अगर पूछे भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ है भाई, तो बताएंगे कोयम्बटूर। कोयम्बटूर कहाँ? तमिलनाडु। इतना भूलना क्या है? तमिलनाडु के कोयम्बटूर में जाइएगा ना तो वहाँ पे आपको भारतीय गन्ना प्रजनन मिलेगा।
संस्थान खुला है। और उसी तरह करनाल में आप जाइएगा ना, हरियाणा में, मतलब हरियाणा के करनाल जाइएगा तो वहाँ पे भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है। और अगर आनंद, मतलब गुजरात के आनंद जो क्षेत्र है, वहाँ पे अगर जाइएगा तो डेयरी निगम और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड बोला जाता है, क्योंकि वहाँ दूधों का सबसे ज़्यादा भंडार है, ऐसे बोल देते हैं। अगर केंद्रीय कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान जाना है तो भाई कॉफ़ी कहाँ? कर्नाटक में। और कर्नाटक में तो कर्नाटक की कौन-सी जगह? कुर्ग, कुर्ग जगह पे। चलिए ये तो हम जान गए। अब देखिए चिकमंगलूर, चिकमंगलूर या मैंगलोर का नाम सुने होंगे। तो मंगलूर जैसे ही नाम आए तो हम चले जाएँगे कर्नाटक, कुर्ग आ जाए तो कर्नाटक, ठीक है। अब यहाँ पे भी कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र है भाई। देखिए कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान अगर पूछे तो कुर्ग बता दीजिएगा। अगर कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र बता दे तो बताइएगा चिकमंगलूर बता दीजिएगा। जैसे ऊपर डेयरी निगम राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड बोल दे तो हम आनंद बता देंगे। ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है, याद रखिएगा। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान पूछ दे तो करनाल बता देंगे। तो याद रखना होगा आपको कि ये सब ऑप्शन पे डिपेंड करता है। हो सकता है उसकी जगह पे संस्थान ही दे दे, बोर्ड की जगह पे, तो ऐसा नहीं कि नहीं गलत रहेगा, लेकिन आनंद अगर रहेगा तो आनंद ही ठीक लगाना है। तो ये क्वेश्चन पे पता चल जाता है कि किस तरह से। इसका एमसीक्यू मैं लाऊँगा, टेंशन नहीं लेना है। जिससे पूछते कि कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र, तो हम समझ गए भाई। अब बताइए बैरकपुर, बहुत बैरकपुर सुने होंगे भाई, बैरकपुर का एकदम सुने होंगे, लड़ाई हुआ होगा 1857 में, है ना? उस समय के लमसम अब जाने होंगे, मंगल पांडे का नाम सुने होंगे, है कि नहीं? तो याद रखिएगा बैरकपुर पश्चिम बंगाल, जो कि वहाँ क्या है, जूट कृषि अनुसंधान संस्थान है। अब पश्चिम बंगाल में जूट तो होता ही है भाई। अब पश्चिम बंगाल के कौन से हिस्सा में? बैरकपुर में, ये भी बोल दीजिए। ये सब नहीं बताता है जल्दी, ठीक है? राज्य बता के छोड़ देता है, हम दोनों बता रहे हैं। अब फरीदाबाद का नाम सुनिए, तो फरीदाबाद बताइए। केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रशिक्षण संस्थान है, जो कि फरीदाबाद में। अब फरीदाबाद तो एक बात जान लीजिए, फरीदाबाद दोनों का हिस्सा आता है, दिल्ली का भी और हरियाणा का भी, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। तो दोनों में से ऑप्शन जो रहेगा लगा दीजिएगा। तो याद रखना है कि जोधपुर पूछे, तो जोधपुर तो हम जानते हैं भाई राजस्थान की बात है। तो टिड्डी चेतावनी संगठन अगर पूछे, टिड्डी जो है एक होता है, जो कि हम फ़िल्म में भी यूज़ किए हैं लोग, फसल को विनाश करने के रूप में हम जानते हैं। तो उसकी चेतावनी संगठन अगर पूछे तो जोधपुर है, ठीक है? ऐसे याद रखिएगा, याद करवाने के लिए मैंने बता दिया। कृषि विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, मतलब उसका जो है मेन कृषि विपणन जो है, उसका बताइए मुख्य क्षेत्र जो है कौन-सा है? तो हम बताएँगे फरीदाबाद, हरियाणा। तो कृषि उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण हो या प्रशिक्षण संस्थान हो या कृषि के लिए कोई भी संस्थागत हो, निरीक्षण के लिए, देखने के लिए, तो वही तो है प्रशिक्षण। तो दोनों एक ही ना हुआ, तो फरीदाबाद में ही है। फरीदाबाद, हरियाणा और दिल्ली का हिस्सा है, जैसे नोएडा हमारा है। राष्ट्रीय पौध संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद भाई, हैदराबाद को कौन भूल सकता है? तो राष्ट्रीय पौधा संरक्षण की अगर बात करेगा या प्रशिक्षण की बात करेगा, तो हम हैदराबाद टिक लगाएँगे। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन जो संस्थान है, वो बताइए कहाँ है? तो जयपुर। जयपुर कहाँ है बताइए? किस राज्य का हिस्सा है? ये तो फेमस है, बताइए। केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म अगर पूछे तो हैसरघट्टा, हैसरघट्टा कहाँ है? कैसे कर्नाटक, कर्नाटक कहाँ है? एक घाटी भी है हैसर घाटी। चलिए, अगर बात करें विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला, वो है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा अगर बात करें तो हम चले जाएँगे उत्तराखंड, खंड राज्य में है अल्मोड़ा। तो वहीं पे क्या खुला है? विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला खुला है। लघु किसान कृषि व्यापार संघ अगर पूछे तो नई दिल्ली चले जाइए। अगर पूछते राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र तो गाजियाबाद चले जाइए। हम जानते हैं उत्तर प्रदेश, यूपी का, ऐसे मेरठ मंडल के क्षेत्र में आता है। चलिए, अब पुणे का नाम सुन किए हैं, जहाँ डिजीज इन्वेस्टिगेशन लेबोरेटरी बना हुआ है। लेबोरेटरी बना हुआ है, याद रखिएगा, डिजीज। अब है पशु स्वास्थ्य एवं पशु चिकित्सा जैविक संस्थान अगर पूछे तो कोलकाता टिक लगा दीजिएगा। पशु चिकित्सा और जीव विज्ञान संस्थान बेंगलोर टिक लगा दीजिएगा। पशु स्वास्थ्य संस्थान पूछे तो जलंधर टिक लगा दीजिएगा। पशु चिकित्सा जैविक बता दे गुवाहाटी लगा दीजिएगा, जो कि असम चली जाएगा। राष्ट्रीय पटसन एवं संबंधित रेशे अनुसंधान संस्थान पूछे तो कोलकाता चले जाएगा। भारतीय प्राकृतिक रेजिन्स एवं गम संस्थान पूछे तो रांची चले जाइएगा। चलिए, टॉपिक है उद्योग क्षेत्र, इंडस्ट्री सेक्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो व्यवसायिक क्रियाकलापों के उत्पादन पक्ष को उद्योग मतलब इंडस्ट्री कहा जाता है। मतलब जो भी व्यवसायिक क्रियाकलाप होते हैं, जो बेचने खरीदने या जो भी दुकान जो भी खोलते हैं,
या कोई भी बिज़नेस करते हैं, है ना? उसके उत्पादन पक्ष को, जो उत्पादन होता है प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट को हम बेचते हैं, खरीदते हैं, मतलब बेचने का काम करते हैं, उसके कोई भी प्रोडक्ट के लिए दुकान खोलते हैं, है ना? उसी को हम उद्योग कहते हैं, इंडस्ट्री कहते हैं, जो कि बड़े स्तर, जो कि खानों से निकालना, कोयला का भी एक तरह से उद्योग है, इंडस्ट्री है, खान है, खदान है ना? इससे सब आ जाएगा उसमें। और भी बात करें, यह ऐसी व्यवसाय क्रिया है जो वस्तुओं के उत्पादन, जो उत्पादन होते हैं वो भी आएँगे इसमें, परिष्करण अथवा निर्माण से संबंधित आते हैं। औद्योगिक की प्रक्रिया तीव्र होने के साथ-साथ अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का अंश कम हो जाता है? तो कृषि क्षेत्र का अंश जो है सबसे कम हो जाता है। ठीक है? कृषि क्षेत्र का। अगर पूछे ज्ञान आधारित उद्योग की संज्ञा किसे दी जाती है? तो सूचना प्रौद्योगिकी को दी जाती है। तो ज्ञान आधारित उद्योग की संज्ञा अगर पूछे किसे दी जाती है? तो सूचना प्रौद्योगिकी को दिया जाता है। ठीक है? अगर पूछे भारत में किन 8 उद्योगों को जो है मूल उद्योग, मतलब कोर इंडस्ट्रीज का दर्जा प्राप्त है? तो याद रखिएगा 8 उद्योग का सुनिए भारत में, जिसमें कच्चा तेल को मिला है, पेट्रोलियम को मिला है, रिफाइनरी उत्पाद को मिला है, प्राकृतिक गैस को मिला हुआ है, उर्वरक को, कोयला को, विद्युत, सीमेंट और तैयार इस्पात जो किया जाता है उसको। तो भारत में कितने उद्योग? 8 उद्योग को क्या मिला है? मूल उद्योग का दर्जा मिला हुआ है, जिसमें कच्चा तेल है, पेट्रोलियम है, रिफाइनरी उत्पाद है, प्राकृतिक गैस है, उर्वरक है, कोयला है, विद्युत है, सीमेंट है और जो इस्पात तैयार किया जाता है वो है। याद रखिएगा। अगर पूछे 8 मूल उद्योग के सूचांक, जैसे इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो रिफाइनरी उत्पाद का सबसे ज़्यादा माना जाता है, रिफाइनरी प्रोडक्ट को ज़्यादा माना जाता है। और भी बात करेंगे तो सुनिए, भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो 6 अप्रैल 1948 को की गई थी, मतलब 1948 को। तत्कालीन उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी द्वारा की गई थी। तो उस समय जो तत्कालीन समय हुआ था, उस समय जो उद्योग मंत्री और वाणिज्य मंत्री, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री थे डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, इन्हीं के द्वारा यह किया गया था, जो कि उस समय प्रथम औद्योगिक नीति घोषणा की गई थी। डॉक्टर श्याम प्रसाद के समय ही, जो कि 6 अप्रैल 1948 को हुआ था। क्लियर हो गया? देखिए यहाँ पे है कि औद्योगिक और वित्तीय जो पुनर्निर्माण होता है बोर्ड, किससे संबंधित है बता सकते हैं? तो देखिए औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण जो बोर्ड बना, जिसे हम VIFR बोलते हैं, विफर बोल सकते हैं। ठीक है? तो ये जो विफर है, ये इसलिए बना कि पुनर्निर्माण एवं वित्तीयन के लिए बना। अब रुगन आपको शब्द लगा होगा, रुगन क्या है ना? रुगन क्या शब्द है? तो रुगन का मतलब होता है कि वैसी कंपनी जो कि बेचारा गिरा हुआ है, कमज़ोर है, उसको उठाने की, सुधारात्मक कदम उठाने की काम करेगा ये पुनर्निर्माण बोर्ड। ठीक है? यही है। मतलब मान लीजिए वित्तीय कठिनाई से झेल रहा है बेचारा के पास, पैसे अगर होते तो वो आगे की ओर बढ़ जाएगा, तो उसके लिए ये बोर्ड बना, जिसे हम शॉर्ट में विफर बोलते हैं या BIFR बोलते हैं। बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन कहा जाता है। मतलब फाइनेंशियल रूप से कमज़ोर हो, उस कंपनी को ऊपर की ओर ले जाने के लिए, वित्तीय सहायता देने के लिए ये बना था, जिसे रुगन इकोनॉमिक ताई के पुनर्निर्माण और वित्तीय से संबंधित है। मतलब गिरे हुए बीमार कंपनी को सुधार करना ही ये बोर्ड का काम है, विफर का काम है। ठीक है? समझ गए होंगे। सिंपली मैंने समझाने की कोशिश की है। अब इसमें देखिए औद्योगिक नीति की अगर बात करें, इंडस्ट्रियल जो हम क्षेत्र जान रहे हैं, औद्योगिक नीति के द्वितीय वर्ग के अंतर्गत कितने आधारभूत उद्योग आते हैं? जैसे हम ऊपर पढ़े कि भारत में 8 उद्योग को मूल उद्योग का दर्जा मिला है, जिसमें कच्चा तेल है, पेट्रोलियम है, रिफाइनरी उत्पाद है, प्राकृतिक गैस है, उर्वरक है, कोयला है, विद्युत है, सीमेंट है, ये सब है, इस्पात तक है जो तैयार किया जाता है। लेकिन अगर इसमें हम और देखें तो आप ये भी देखें कि रिफाइनरी उत्पाद में अगर देखा जाए तो 8 मूल सूचांक में से सर्वाधिक अगर योगदान है तो रिफाइनरी का है कि नहीं? और अब देखिए जो पढ़ रहे हैं कि द्वितीय वर्ग के अंतर्गत जो औद्योगिक नीति के अंतर्गत आता है, वो बताइए कौन-कौन आता है? तो 6 आते हैं। 6 में जैसे कि कोयला, लौह इस्पात, वायु यान निर्माण जो होते हैं, जहाज का निर्माण जो होते हैं, जलयान निर्माण होते हैं, टेलीफोन आ जाता है तथा खनिज तेल, जो भी खनिज तेल होंगे वो उद्योग इसमें सम्मिलित हो जाएंगे। समझ गए? तो आपको अगर पूछेगा कि द्वितीय वर्ग के अंतर्गत उद्योग, जो औद्योगिक नीति है उसमें द्वितीय वर्ग है, उसी के अंतर्गत अगर पूछे तो कितनी? तो 6। कौन-कौन सा उद्योग जो है इम्पोर्टेंट है? तो कोयला उद्योग,
लौह इस्पात उद्योग, वायुयान निर्माण उद्योग, जलयान निर्माण जल वाला जहाज, वायुयान हवाई जहाज, टेलीफोन जो टेलीफोन इस्तेमाल करते हैं, और खनिज तेल, ये सब उद्योग जो है सम्मिलित किया गया है द्वितीय वर्ग के अंतर्गत। क्लियर? समझ गए होंगे। अब मान लीजिए बजट 2023-24 की बात करते हैं। देखिए बजट अभी पढ़ लीजिएगा जो आया हुआ है, अगर पढ़े होंगे तो ये भी याद रखिए कि ये सब स्टैटिक जीके में आएगा, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। तो बजट 2023-24 के अनुसार राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए कुल जो है परिव्यय कितना होगा, तो हम बताएंगे 19,700 करोड़ होंगे। कब? वर्ष 2030 तक 5 क्या होंगे? वर्षीय जो वार्षिक उत्पादन होता है उसका लक्ष्य रखा गया है 5 MMT जिसे बोलते हैं 5 MMT उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। 5 MMT वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, ये भी बोल सकते हैं 2030 तक। किसके अनुसार? 2324 के अनुसार, वो भी हरित हाइड्रोजन मिशन की बात कही गई है। तो कितना करोड़ व्यय किया गया है, तो हम बताएंगे 19,000 करोड़, 19,700 करोड़ ऐसे बोल दीजिएगा, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, भारत में लघु स्तर जिसे स्मॉल स्केल बोलिए, ठीक है, स्किल बोल सकते हैं। तो स्मॉल, लघु मतलब होता माइक्रो, छोटा सा बिजनेस। तो स्मॉल स्तर का अगर बात करें तो सबसे मुख्य उद्योग कौन सा पता है? जो हाथ से हम लोग बनाते हैं। किससे बनाते हैं? हाथ से बनाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है हाथ से बनाने वाला, तो उसे हम हैंडलूम इंडस्ट्री भी बोलते हैं। तो हथकरघा उद्योग बोला जाता है, ठीक है। क्लियर हो गए। अगर मैं बात करूं कि कंपनी द्वारा किस पूंजी पर लाभांश की घोषणा, जो लाभ होता हो, फायदा होता हो, उसकी घोषणा की जाती है, तो अभिदत्त पूंजी। चलिए और बात करते हैं निजीकरण। निजीकरण मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन से क्या आशय है? तो निजी क्षेत्र, जो पर्सनल क्षेत्र को स्वामित्व होना, मतलब अपना पर्सनल क्षेत्र होना, प्रबंधन का हस्तांतरण होना, जो मुख्य रूप से हैं लीडर हैं उनके लिए। अब बात करते हैं वर्तमान में कपड़ा निर्यात में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। कितना स्थान है? दूसरा, याद रखिएगा। चलिए और चलते हैं, अब सुन लीजिए। भारत में मेगा फूड पार्क्स जो है योजना का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए अवसंरचना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं में सुधार लाना, यही है मेगा फूड पार्क्स जो कि भारत में आया था। यही योजना जो है, कहने का मतलब है कि जो भी जितने भी खाद्य प्रकार के हैं, कितने भी खाद्य का जो रूप है उसका उद्योग करना है, और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, सुविधाओं के रूप में सुधार लाना है। बस इतना जान लीजिए। अब देखिए वर्ष 2005 में गठित एक राष्ट्रीय निवेश निधि हुआ था। निवेश का मतलब इन्वेंशन फाउंडेशन, जिसे नीफ बोलते हैं, इनोवेशन फाउंडेशन जिसे नीफ बोलते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हम जानते हैं कि राष्ट्रीय निवेश निधि जो है गठित हुआ 2005 में। ये था कि सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं में निवेश करने वाला जो इन्वेंशन हो रहा है, जो भी बनेगा या जो भी निवेश होगा, उसका एक रूप होगा, एक सामाजिक क्षेत्र के रूप में होगा। यही कहने का मतलब है और कुछ नहीं। सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बताते जा रहा हूँ, अन्यथा मैं आगे बढ़ जाता। BSNL मतलब BSNL की स्थापना किस वर्ष हुई? तो हम जानते हैं 2000 में हुई थी भाई। अब BSNL का सीन भी आप सुनते हैं। तो BSNL मतलब भारत संचार निगम लिमिटेड की स्थापना 2000 में हुई थी। 2000 में हमारा बिहार और झारखंड भी अलग हुआ था। और बताइए 2000 में कौन सा राज्य अलग हुआ था? कमेंट कीजिए। कागज विनिर्माण उद्योग, कागज का जो निर्माण हुआ था, कागज निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध कौन सा स्थान है बता सकते हैं? तो यमुनानगर जो हरियाणा में है वहाँ पे है, और बल्लारपुर है, बल्लारपुर जो महाराष्ट्र में है, तथा तेलंगाना में कमालपुरम। ये जो क्षेत्र है ये कागज निर्माण के लिए बहुत ही जो है प्रसिद्ध है। तो आप ये भी बोल सकते हैं हरियाणा, महाराष्ट्र और तेलंगाना, यहाँ पे कागज विनिर्माण उद्योग है, याद रखना है। मेक इन इंडिया का नाम सुने होंगे। जो मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो अगर आपसे पूछेगा तो क्या बताइएगा? शेर। ये सवाल पूछा हुआ है, ये मिस मत कीजिएगा। आपको अभी एग्जाम में नहीं दिखा होगा, दिखेगा, अवश्य दिखेगा, आप पढ़ते जाइए कि इसमें सवाल क्या बनता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए क्या है कि आधार 6 बोलिए या आधार क्षरण बोलिए, एवं लाभ
स्थानांतरण, ठीक है। इसका मतलब आगे ये जान लीजिए कि इसका शॉर्ट होता है BE, ठीक है, PS। तो बी से बेस होता है, ई से इरोसियन होता है, इरोसियन बोल दीजिए, इरेसियन बोल दीजिए, तो इरोसियन होता है। एंड पी से प्रॉफिट होता है, एस से शिफ्टिंग होता है। तो ये कहने का मतलब है कि ये एक तरह से बहुराष्ट्रीय कंपनी है। बहुराष्ट्रीय कंपनी है जिसमें क्या होता है कि कर नियमों की खामियां का लाभ उठाते हैं, और लाभ उठा के क्या होता है कि जहाँ पे कंपनी कम है या जहाँ पे कंपनी का जो विकास नहीं हुआ है वहाँ पे बहुत कम या शून्य होता है, वहाँ पे इसका जो के बेच देते हैं। और बेचने से क्या होता है कि राजस्व जो रेवेन्यू होता है उनमें कमी आ जाती है, ठीक है, जिसे हम टैक्स चोरी भी कर सकते हैं, ठीक है। टैक्स चोरी के नाम से भी आप जान सकते हैं इसे, जिसे हम BEPS को बोल सकते हैं, टैक्स चोर, ठीक है। यही काम करता है, मतलब अपने फायदा के लिए दूसरे कंपनी का जो जहाँ पे घाटा हो रहा है उल्टा ऐसे जगह पे बेच देता है जहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं है, उसका रेवेन्यू नहीं आ सकता, यही है। तो यही बात हो रहा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए जाने वाले कर वंचन, वंचन मतलब वंचित है, इस चीज़ से वंचित है, जहाँ पे क्षेत्र नहीं है वहाँ पर प्रतिबंध लगाना। तो ये काम किया जा रहा है, इसी बेस के रूप में जो है प्रतिबंध लगाने की काम की जा रही है, इसी के माध्यम से रोका जाएगा। अब बात करते हैं उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं को आरक्षित करने की, रिजर्व करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी? तो अवीद हुसैन समिति ने की थी, अवीद हुसैन समिति ने की थी। चलिए ये बात हो गई। और सुन लीजिए, भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पाद राज्य कौन सा है? तो गुजरात है सर जी। कौन है? गुजरात है। चलिए ये भी सही बात है। अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री मुद्रा, प्रधानमंत्री मुद्रा जिसे माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस, रीफाइनेंस एजेंसी जिसे हम MUDRA बोलते हैं, जिसे मुद्रा भी बोल सकते हैं। तो मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? तो ये लघु उद्यमी जो होते हैं, लघु उद्यमी को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना, ठीक है, फॉर्मल रूप से, है ना, वित्तीय जो है प्रणाली में लाना। भारत में उद्योग हेतु लाइसेंसिंग प्रणाली का आधार क्या है? तो उद्योग अधिनियम 1951 के तहत है। तो 1951 के तहत जो है उद्योग आपका लाइसेंस प्रणाली मिलेगा इसी आधार पर। चलिए उद्यमी, उद्यमी जो व्यापारी होते हैं, इंडस्ट्रियल जो होते हैं, उनकी बात हो रही है। तो उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित करने का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य यही था कि सूक्ष्म जो व्यापारी थे, छोटे वाले जो लघु व्यापारी थे, ठीक है, उनके लिए है। तो सूक्ष्म व्यापारी उद्योग स्थापित, फिर से सुनिए, सूक्ष्म व्यापार स्थापित करने हेतु आसान वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, इसी को कहा गया हेल्प लाइन स्थापित करना, उद्यमी हेल्पलाइन, क्योंकि छोटे व्यापार को भी भाई सहायता दिया जाए, वित्तीय रूप से दिया जाए, याद रखना है। बांटा हुआ है कि क्या बांटा हुआ है सुन लीजिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्वतंत्रता पूर्व स्थापित लौह इस्पात के कारखाने। तो हम जानते हैं कब हुआ है स्थापना और किस राज्य में है और स्थान जो है बताना है। तो कुल्टी का नाम सुने होंगे जो कि पश्चिम बंगाल में है, और ये याद रखिएगा 1870 में। तो कुल्टी में जो लौह इस्पात की कारखाने जो खुले, मतलब स्वतंत्रता से पहले, है ना, तो 1870 बोल रहा हूँ 1870 में पश्चिम बंगाल में कुल्टी में लौह इस्पात का कारखाना खुला, ये हम समझ गए। अगर पूछे कि भाई साकची, साकची जो है कहाँ है? झारखंड में है, और ये क्या है? लौह इस्पात है। और इसकी स्थापना कब हुई? तो हम बताएंगे 1907 में जी। तो अच्छा, झारखंड में 1907 में क्या हुआ भाई? साकची लौह इस्पात की कारखाना की स्थापना हुई। अब देखिए लौह इस्पात की अगर बात करेंगे तो लौह इस्पात जो है हीरापुर में है। हीरापुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में 2 जगह है, कुल्टी में भी और आपका हीरापुर में। तो हीरापुर में तो हम जान गए कि ये हुआ था 1908 में, ठीक है। कब हुआ था लौह इस्पात की स्थापना? 1908 में। और कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में। और कौन सा स्थान? तो हीरापुर स्थान, हीरापुर स्थान में। और कुल्टी में तो हम जान गए 1870 में हुआ था, जो पश्चिम बंगाल में, तो ये तो बहुत पहले पश्चिम बंगाल में हो गया था। अगर बात करें भद्रावती, तो भद्रावती जो है लौह इस्पात जो है कहाँ है? कर्नाटक में। और कर्नाटक में है तो कब ये खुला? 1823 में। तो 1823 में जो है ये क्या हुआ है? लौह इस्पात खुला है भद्रावती लौह इस्पात के नाम से, जो कि कर्नाटक में है, मतलब स्थान पे है, ठीक है। और वर्णपुर, वर्णपुर जो है ये हमारा लौह इस्पात है जो कि हमारा पश्चिम बंगाल में ही है, और ये खुला था 1937 में। तो 1937 में जो है
क्या खुला है 1937 में? पश्चिम बंगाल में वर्णपुर लौह इस्पात खुला है। क्लियर? चलिए ये हो गया था। ठीक है, उर्वरक कारखाना बोलिए। और कहाँ है उर्वरक कारखाना? सिंदरी। तो ये बिहार में की गई थी, और बिहार में जब की गई थी उस समय 1951 में की गई थी। तो बिहार में है कि नहीं, याद रखिएगा। और याद रखेंगे कि ये उर्वरक कारखाना है, और भारत में सहकारी स्वामित्व पाने वाला उर्वरक कारखानों के स्थान अगर पूछे तो बिहार में सिंदरी जो जगह है उसको मिला है। वो भी 1951 में स्थापना हुआ था उर्वरक कारखाना का। ठीक है, क्लियर। वो चीज आगे और बताएंगे। भारत सरकार द्वारा महारत्न योजना की शुरुआत कब की गई? तो हम जानते हैं दिसंबर 2009 में। महारत्न कंपनी का नाम सुनते होंगे, महारत्न कंपनी, रत्न कंपनी है ना। तो महारत्न योजना में कौन कौन कंपनी आती है, रत्न कंपनी में कौन कौन आती है ना। तो इस तरह से आप सुने होंगे, लेकिन ये कभी सुने थे कि महारत्न योजना की शुरुआत कब हुई भारत सरकार द्वारा? तो याद रखना है कि सबसे बड़ी बात कि भारत सरकार द्वारा शुरू हुआ। और क्या शुरू हुआ? महारत्न योजना कब शुरू हुआ? दिसंबर 2009 में हुआ था। तो महारत्न 9 ऐसे याद रखिएगा, 9 रत्न 9 ऐसे याद रखेंगे। भारत का सबसे बड़ा संगठित एवं व्यापक उद्योग कौन सा है? तो हम जानते हैं कपड़ा उद्योग है। कपड़ा उद्योग ही हमारा भारत का सबसे बड़ा उद्योग है। इससे बड़ी बात और क्या बता सकता हूँ। अगर विश्व में देखा जाए वर्तमान में कितना स्थान रखता है ये, तो हम जानते हैं दूसरा स्थान रखता है कपड़े निर्यात में हमारा भारत, है ना। चलिए, भारत की सिलिकॉन घाटी की संज्ञा जो है किसे प्रदान है? तो बेंगलोर को प्रदान है। बेंगलुरु जो है उसे सिलिकॉन घाटी के नाम से जानते हैं। चलिए, ये भारत राज्य की बहुत ही गर्व वाली बात है बेंगलोर का। बेंगलोर हमारा गर्व करने की बात है। राष्ट्रीय नवीकरण कोष का गठन क्यों किया गया था? तो राष्ट्रीय नवीकरण कोष का गठन जो किया गया था वो उद्योग के आधुनिकीकरण के पश्चात विस्थापित श्रमिकों के पुनर्स्थापना हेतु किया गया था। क्लियर हो गए। और बात करेंगे, देखिए यहाँ पे जो हम वर्ष देख रहे हैं 1991, ठीक है। तो हम जानते हैं कि 1991 में उदारीकरण आया। उदारीकरण को हम बोलते हैं 3 ढंग में बोला जाता है। एक तो लिबरलाइजेशन बोल दीजिए, या आप बोल सकते हैं लिबरलाइजेशन बोल दीजिए। ये 2 इंपॉर्टेंट है जो शब्द में आप उच्चारण कर सकते हैं उदारीकरण को, ठीक है। निजीकरण का मतलब होता है प्राइवेट, तो प्राइवेटाइजेशन बोल दीजिए। और भूमि मंडलीयकरण, भूमि मंडलीय मतलब भूमि का मतलब होता है ग्लोबल, तो ग्लोबलाइजेशन बोल दीजिए। कि नई आर्थिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो हम बताएंगे नरसिम्हा राव सरकार द्वारा की गई थी। उस समय नरसिम्हा राव सरकार थे, कब? 1991 में। उसी समय उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीयकरण, जिसे क्या बोलते हैं बता दीजिए, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की जो है आर्थिक नीति की घोषणा की गई थी। चलिए, ये तो हो गए। अब सुनिए, सूक्ष्म हो गए लघु एवं मध्यम विकास अधिनियम कब पारित किया गया था? तो वर्ष 2006 में किया गया था। कब किया गया था? वर्ष 2006 में। क्या किया गया? तो हम बताएंगे MSMDA का जो है पारित किया गया था। M से माइक्रो, S से स्मॉल, M से मीडियम, D से डेवलप्ड और A से एक्ट, ठीक है। तो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम डेवलपमेंट एक्ट है, जो कि कब पारित किया गया? तो वर्ष 2006 में किया गया। बस इतना ध्यान रखना है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेट बोल दीजिए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी संबंधी कानून सर्वप्रथम किस देश में बनाया गया था? तो भारत में ही बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? भारत में बनाया गया था। चलिए, ये तो बात हम समझ गए। अगर पूछे कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत, तो कंपनी अधिनियम जो एक्ट आया था 2013, इसके अंतर्गत क्या हुआ कि जिन कंपनियों का विशिष्ट शुद्ध मूल्य कारोबार या लाभ एक सीमा से अधिक है, मतलब एक सीमा से दूसरे सीमा में भी बेचा जाता है, मतलब एक सीमा से अधिक अगर मिला कि मान लीजिए हम चीन में बेच रहे हैं और हमको अमेरिका में भी बेच रहे हैं, तो अगर एक से अधिक हो गया, ठीक है, तो उन्हें अपने पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान कमाए गए औसत शुद्ध लाभ का 2% CSR नीति का जो है खर्च करना होगा। तो 2% CSR उनको देना पड़ेगा। समझ गए? जो भी कॉस्ट प्राइस है उनको देना पड़ेगा, कॉस्ट रेट जो है देना पड़ेगा, ठीक है। सीमा का जो रेट है वो देना पड़ेगा। ये हो गया टैक्स। कहिए, उद्योग का वार्षिक सर्वेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय
प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन जिसे नेशनल असेंबली जिसे एनएसएसओ के द्वारा दिया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? एनएसएसओ के द्वारा दिया गया है। अगर मैं बात करूं कि भारत में कृषि क्षेत्र के बाद कौन सा क्षेत्र जो है सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है, तो कपड़ा उद्योग प्रदान करता है। कपड़ा उद्योग जो है प्रदान करता है। ठीक है, तो भारत में कृषि क्षेत्र के बाद कौन सा क्षेत्र जो है सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है, तो कपड़ा उद्योग करता है, हम जानते हैं। चलिए, ये तो बात हो गई, इतना तो हम समझ गए। और भी जान लेते हैं। तो जानने की बात यह है कि भारत में जो है लघु स्तरीय, जो छोटा स्मॉल एवं कुटीर उद्योग, लघु स्तरीय बोलिए या कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करना क्यों आवश्यक है भारत में? तो रोजगार के अवसर में वृद्धि होते हैं भाई। अगर लघु स्तरीय को विकास करेगा तभी तो अलग अलग क्षेत्र में होगा, है कि नहीं? तो रोजगार के अवसर में वृद्धि होते हैं। यहाँ पे देखिए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जिसे सीएसओ बोला जाता है, मतलब सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस बोलिए या ऑर्गेनाइजेशन बोलिए, द्वारा औद्योगिक निष्पादन सूचांक जिसे इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस इंडेक्स बोला जाता है। परफॉर्मेंस बोला जाता है, याद रखिएगा। इंडस्ट्रियल जो निष्पादन मतलब होता है परफॉर्मेंस, आप कितना निष्पादन कर रहे हैं, कितना रूप से आप दिखा रहे हैं, कितना रूप से एक्टिव हैं, है ना, के आधार वर्ष को जो है वर्ष 2004 और 5 से बदलकर क्या कर दिया गया है? 2011 और 12 कर दिया गया है। ये हम तो पढ़े थे, पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं। तो इंडस्ट्री हो, कृषि हो, ये तो आंकड़े बदलते ही रहेंगे। 4 और 5 के बाद 2011-12 कर दिया गया है। रोजगार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग अगर पूछे तो हथकरघा उद्योग है। हथकरघा मतलब हैंडलूम इंडस्ट्री बोल सकते हैं। हाथ से बनाया हुआ उद्योग सबसे ज्यादा है। अगर वर्ष 999, देखिए ऐसा नहीं कि हाथ से बनाया हुआ, मतलब हाथ बोल दिए, मतलब मानव द्वारा ही बनाया गया है, मानव द्वारा ही काम किया जा रहा है, मानव द्वारा छोटा छोटा उद्योग शुरू किया जा रहा है। तो ये कहने का मतलब है तो गलत नहीं, हर ढंग से अलग अलग छवि। 1999 की बात करते हैं। वर्ष 1999 में क्या हुआ भाई? तो वर्ष 1999 में किसकी अध्यक्षता में प्रतिस्पर्धा नीति पर कानून समिति गठन हुआ था? तो हम बताएंगे एस राघवन के समय में हुआ था। ठीक है, तो प्रतिस्पर्धा नीति पर कानून समिति का गठन किया गया था 1999 में। उस समय अध्यक्ष जो थे वो थे हमारे राघवन जी थे। पूरा नाम एस राघवन नाम है। अब देखिए, पूछ रहा है कि भारत में उदार औद्योगिक नीति किस वर्ष अपनाई गई? तो हम बताएंगे वर्ष 1991 में अपनाई गई। ये तो हम समझी बात है। उदारीकरण पढ़े, निजीकरण पढ़े, है ना? तो ये सब जो अपनाया गया था कब? 1991 में अपनाया गया था, तो हम जानते हैं। अगर बात करें औद्योगिक उत्पादन सूचांक जिसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स बोलते हैं, का आकलन जो है कितने अंतराल पर किया जाता है? तो मासिक आधार पर किया जाता है। मासिक आधार पर किया जाता है, ऐसे नहीं कि जब मन जब करती है। ठीक है, तो मासिक आधार पर करेंगे। अगर पूछे वे उद्योग जो स्थानीय कच्चे मालों का उपयोग करते हैं क्या कहलाते हैं? तो हम बताएंगे कुटीर उद्योग कहलाएगा ना जी। अगर स्थानीय जो क्षेत्र है वहां पे अगर कच्चा माल का उपयोग कर रहे हैं तो कुटीर उद्योग हो गया। ठीक है, मासिक आधार मतलब समझ गया ना, महीना। ठीक है, आगे बात करते हैं। सूचना क्रांति के जनक की संज्ञा जो है बताइए किसे प्रदान की जाती है? तो सी क्लार्क को प्रदान की जाती है। तो आर्थर सी क्लार्क को सूचना क्रांति का जनक बताया जाता है, उनको संज्ञा दी जाती है, बताई जाती है कि भाई यही सूचना क्रांति के हैं क्लार्क जी। अगर पूछे मीरा सेठ समिति किससे संबंधित है भाई? तो अरे भाई, मीरा सेठ समिति अगर जैसे ही होगा तो हाथ से बनाया हुआ सामान की बात होगा, उसके विकास की बात किया जाएगी भाई। तो हथकरघा के विकास से संबंधित है। याद रखिएगा, हैंडलूम डेवलप से संबंधित है, विकास से संबंधित है, ये ध्यान रखना है। असंगठित सेक्टर के उद्योग के लिए जो गठित राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो हम बताएंगे अर्जुन सेन गुप्ता थे। अच्छा, अर्जुन सेन गुप्ता जी असंगठित सेक्टर के थे। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। उसके अध्यक्ष थे भाई, राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष थे उस समय, ऐसे बोल दीजिए। चलिए, फन के लिए बोलता हूँ। अगर मैं बात करूं और तो सुनिए, सत्यम समिति का संबंध जो है किससे है? तो वस्त्र नीति से है जी। अच्छा, सत्यम समिति का संबंध वस्त्र नीति से? हाँ जी। चलिए, ये बात हो गई, थोड़े फन हो गए। अब थोड़ा सा आ जाते हैं। भारत में राज्य वित्त नियमों के मुख्य रूप से किसके विकास में सहायता दी है? मतलब किसके विकास
में सहायता दी है, तो मध्यम एवं छोटे पैमानों के जो उद्योग होते थे, उस पे मदद की है, सहायता की है। तो राज्य में राज्य वित्तीय निगमों जो है, निगमों के मुख्य अगर रूप पूछे तो किस विकास के लिए, डेवलप के लिए सहायता दिया है, हेल्प किया है? तो भाई मध्यम और छोटे जो पैमाने पे जो उद्योग होते थे, उस पे मदद किया है। हाँ, ये समझ गए। भारत में पर्यटन और होटल उद्योग के विकास का उत्तरदायित्व किस पर है भाई? तो भारत पर्यटन विकास निगम पर है ना? इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसे आईटीडीसी पर है। इसमें ही तो है, इंडियन है, टूरिज्म है, डी से डेवलपमेंट है और सी से कॉर्पोरेशन है। कॉर्पोरेशन है, तो मतलब भारत पर्यटन विकास निगम पर है ये सब काम, समझ गए? होटल हो या पर्यटन हो, ये सब पे। नायक समिति से किससे संबंधित है? नायक समिति जो है किससे संबंधित है? तो लघु उद्योग से संबंधित है भाई। किससे संबंधित है? किससे संबंधित है भाई? तो सुन लीजिए, नायक समिति जो है किससे संबंधित है? तो लघु उद्योग से संबंधित है, ये हम जानते हैं। अगर पूछे कि आधुनिक सभ्यता के विकास के लिए, आधुनिक सभ्यता के विकास के लिए सबसे मूलभूत उद्योग जो है किसे माना जाता है? तो लौह इस्पात को ही तो माना जाता है, लौह इस्पात उद्योग को ही तो मानते हैं, सबसे मूलभूत उद्योग मानते हैं। चलिए, आधुनिक सभ्यता का विकास के रूप में हम अगर देखें तो चीनी को नियंत्रण मुक्त करने के लिए किस समिति सिफारिश जो है, किस समिति जो है ने सिफारिश की थी? तो सी रंगराजन समिति ने की थी। रंगराजन समिति ने की थी चीनी को नियंत्रण मुक्त करने के लिए। चलिए, किस वित्तीय वर्ष से, ठीक है, जिससे सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश आरंभ हुआ? तो वर्ष 1991 और 92 में हुआ था। मतलब 1991 से लेके 92 ईयर्स में बताया जाता है कि आरंभ हुआ था, जो कि डिस इन्वेस्टमेंट बोला जाता है, विनिवेश से संबंधित है, आरंभ किया गया था सार्वजनिक उद्यमों का। ठीक है, ये हम समझ गए। अगर आपसे पूछे कि HL, ठीक है, HAL पूछे तो H से हिंदुस्तान, A से एरोनॉटिक्स और L से लिमिटेड, जिसे हाल बोलते हैं, किससे संबंधित है? तो वायुयान के उत्पादन से संबंधित है। एरोनॉटिक मतलब वायुयान से संबंधित है, ऐसे बोलिए। एयर मतलब एरोनॉटिक। चलिए, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्वतंत्रता के पश्चात, स्वतंत्रता कब हुई थी बताइए? तो 1947 में हुआ था, ये हम जानते हैं। उसके बाद ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित जो प्रमुख इस्पात संयंत्र हुए थे वो हुए। स्वतंत्रता से पहले कौन कौन हुआ था? जो कि हम पढ़े थे, कुल्टी हुआ था, जो कि 1870 में हुआ था। हमारा आपका कुल्टी में हुआ था, एक पश्चिम बंगाल में हीरापुर में हुआ था, जो कि वो भी हमारा 900 के कुछ में हुआ था। जो कि कब हुआ था कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ। हम चाहे तो अभी बता सकते हैं, क्योंकि पेज पलट के बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो बात नहीं है। कुल्टी हो गया, इस्पात हो गया आपका, वर्णापुर हो गया आपका, हीरापुर हो गया आपका, है कि नहीं? तो ये सब जो है स्वतंत्रता से पहले की बात हो रही है। अब स्वतंत्रता जब हो गई उसके बाद जो हुआ उसकी बात हो रही है। तो देखिए, इस्पात संयंत्र में स्थापना वर्ष और स्थापना देखिए, ठीक है। तो इसमें देखिए राउरकेला जो है उड़ीसा में है, राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र, जो कि 1955 में हुआ था। ये मदद कौन किया था बताते हैं? जर्मनी। और ये सवाल इतना बार पूछा है, तो सवाल कैसे पूछा है? अच्छा जी बताइए, जो स्वतंत्रता के बाद जो है लौह इस्पात संयंत्र आया, उसमें हमारे लिए, हमारे भारत में जो लौह इस्पात संयंत्र हुए, उसमें कौन कौन देश हमारी मदद की? तो बताइए सबसे पहला कि राउरकेला जो हमारा लौह इस्पात संयंत्र बना, जो कि कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा में है, तो कब इसकी स्थापना हुई थी? 1955 में। 1955 में जब हुआ तो इसको मदद कौन किया था? कौन सा देश? तो हम बताएंगे जर्मनी देश किया था। चलिए, ये बात हो गई। अच्छा जी, राउरकेला को हम समझ गए कि भाई जर्मनी मदद किया, 1955 में हुआ। अच्छा, तो 1955 में एक और हुआ था, जो कि पूर्व सोवियत संघ ने मदद किया था, मतलब रूस ने मदद किया था। कब किया था? 1955 में ही किया था। अब कहाँ किया था? छत्तीसगढ़ में भिलाई जो लौह इस्पात बना ना, उसमें मदद किया था। इसके मदद से हुआ था। तो देश के बाहर का जो रूस है वो किया था भाई 1955 में छत्तीसगढ़ में भिलाई लौह इस्पात का स्थापना, मदद किया था स्थापना करने में। ये हो गया। अच्छा, इतना आप जान गए। तो एक और हुआ था 1955 में, क्या? तो ब्रिटेन ने मदद किया था, जो कब्जा कर लेता था, ब्रिटेन ने मदद किया था। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में किया था, समझ गए? तो दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में 1955 में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई, जो कि ब्रिटेन के मदद से हुआ था। और पूर्व सोवियत संघ जो है रूस
की मदद से, जिसे हम पूर्व सोवियत संघ बोलते हैं, वो 1955 में ही भिलाई छत्तीसगढ़ में जो है उसमें मदद किया था। और राउरकेला लौह इस्पात जो है उड़ीसा में, उसमें मदद किया था 1955 में कौन? जर्मनी मदद किया था। तो जर्मनी भाई हो गए ना। अच्छा जी, ये हम समझ गए। अगर बात करें तो ठीक है, इतना तो हम समझ गए। अब बाद में एक और हुआ था, जो कि बोकारो, जो झारखंड में पड़ता है ना? बोकारो का नाम सुने हैं जी? बोकारो का नाम सुने होंगे। तो बोकारो में जाइएगा ना तो आपको मिलेगा बोकारो लौह इस्पात संयंत्र, मतलब इस्पात संयंत्र मिलेगा, जो कि कहाँ जाइएगा आगे? बोकारो जाना है तो झारखंड जाइएगा, तो झारखंड एरिया में ना है बोकारो। अब बोकारो जाइएगा तो कब जाइएगा? 1964 में जाइएगा। 1964 में जब जाइएगा ना तो मदद कौन किया था उस समय भी? रूस मदद किया था। तो रूस के मदद से, मतलब पूर्व सोवियत संघ, जो रूस के मदद से क्या हुआ, 2 कंपनी बना था भारत में। एक तो भिलाई बना था, जो कि 1955 में ही मदद कर दिया था रूस, और एक 1964 में मदद किया था, जो कि बोकारो में हुआ था।